हेलो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कितनी समस्याएं सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते, या फिर आप खुद दूसरों की बातों को सही तरीके से महसूस नहीं कर पाते? असल में संवाद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें रिश्तों से जोड़ता है, करियर में आगे बढ़ाता है और हमें अपने अंदर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभावी संवाद करना हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। कितनी बार आपने ये सोचा है, काश मैं अपनी बात को और बेहतर तरीके से कह पाता, काश मैं सामने वाले की भावनाओं को सही समझ पाता। और शायद यही वजह है कि आज हम ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी सोच और आपके बोलने सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेखक इयन तुहफ्स्की की यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि 21 दिनों की एक गहरी यात्रा है। हर दिन आपको एक नया सबक, एक नई समझ और एक नया अभ्यास मिलेगा जो आपकी बातों में असर पैदा करेगा, आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा और आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसे हर कोई सुनना और समझना चाहेगा। इस वीडियो में हम इस किताब के पहले 11 अध्यायों की समरी लेकर आए हैं, एक ऐसी आवाज और अंदाज के साथ जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपके दिल को छूकर बदलाव की प्रेरणा देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें असर छोड़ें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी भावनाओं को समझें और आपका हर संवाद सच्चाई से भरा हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर यह सफर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले कंटेंट लेकर आते रहें। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हर चीज की शुरुआत अंदर से होती है, और संवाद की भी। पहला दिन हमें इस गहराई से मिलवाता है कि प्रभावी कम्युनिकेशन का पहला पड़ाव हमारी खुद से होने वाली बातचीत है। जी हां, वो बातें जो आप रोज खुद से कहते हैं, मन में, सोच में और कभी-कभी बड़बड़ाहट में। हम अक्सर दूसरों से बेहतर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर जो वॉइस चलती रहती है, वही हमारी असली सोच को गढ़ती है और वही हमारी बाहरी आवाज का आधार बनती है। अगर वो आंतरिक आवाज डर, शंका और आलोचना से भरी हो, तो चाहे हम कितने ही अच्छे शब्द क्यों न चुन लें, हमारे संवाद में कभी भी आत्मविश्वास नहीं आ पाएगा। इस पहले अध्याय में लेखक हमें खुद के साथ एक ईमानदार, खुला और सकारात्मक रिश्ता बनाने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद से गलत भाषा में बात करते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं बेवकूफ हूं, तो वो सिर्फ सोच नहीं होती, वो हमारी चेतना में बैठी एक बार बार दोहराई जाने वाली ध्वनि होती है जो धीरे धीरे सच बन जाती है। लेकिन जब हम खुद से प्रेम, प्रोत्साहन और समझ की भाषा बोलते हैं, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने अनुभवों से आगे बढ़ सकता हूं, तो वही शब्द हमें मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि पहले दिन हम केवल दूसरों से बात करने की तैयारी नहीं करते, हम खुद से बात करने की कला सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रभावी संवाद की नींव तब रखी जाती है जब हम खुद के साथ सम्मान और संवेदना से पेश आते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को खुद नहीं समझते, तो दूसरों को क्या समझाएंगे? यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण की उस गहराई में ले जाता है जहां हम अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल के मूल में पहुंचते हैं। हम ये देखना शुरू करते हैं कि किस तरह से हमारे विचार, भावनाएं और मानसिकता हमारे शब्दों की दिशा तय करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखना शुरू करना चाहिए, जैसे हम किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे हों। क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से वही बातें करेंगे जो आप खुद से करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम दूसरों से सहानुभूति से बात करते हैं, लेकिन खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं। यही दृष्टिकोण हमें बदलना है। हमें खुद को स्वीकारना है, अपनी गलतियों, कमजोरियों और अधूरेपन के साथ। जब हम खुद को समझने और अपनाने लगते हैं, तो हमारी भाषा में सहजता और सच्चाई आ जाती है, और यही दो चीजें, सहजता और सच्चाई, किसी भी प्रभावी कम्युनिकेशन का मूल होती हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप दुनिया के साथ बेहतर संवाद चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की आवाज को बेहतर बनाइए, उस आवाज को जो हर वक्त आपके कानों में गूंजती रहती है।
कभी आलोचक बनकर तो कभी सहारा बनकर। आपकी ये आंतरिक ध्वनि ही आपकी सोच को आकार देती है और वही सोच शब्दों में बदलकर लोगों तक पहुंचती है। इसलिए अपने विचारों की भाषा बदलिए, क्योंकि संवाद की असली शुरुआत वहीं से होती है। नंबर 2, दूसरा दिन हमें उस शक्ति से मिलवाता है जो सुनने में छुपी होती है। बहुत सारे लोग बोलना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में सुनना जानते हैं। हम अक्सर बातचीत में केवल जवाब देने की तैयारी में रहते हैं, ना कि समझने की। सामने वाला कुछ कह रहा होता है और हमारे दिमाग में पहले से ही अगला वाक्य घूम रहा होता है। ऐसे में संवाद नहीं होता, सिर्फ 2 दिशाओं में आवाजों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब हम सुनना शुरू करते हैं, सच में पूरे दिल से, पूरे ध्यान से, तब सामने वाला हमें महसूस करता है और वहीं से विश्वास की डोर बंधती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सुनना केवल कानों से नहीं होता, यह होता है हमारे पूरे ध्यान से, हमारे पूरे अस्तित्व से। जब कोई बोल रहा हो और हम केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी वहां मौजूद हों, तो सामने वाला खुद को खुला और स्वीकार्य महसूस करता है। और यही भावना एक गहरे संवाद की शुरुआत होती है। आज के समय में जहां सबको अपनी बात कहनी है, वहां अगर कोई पूरी ईमानदारी से सिर्फ सुनता है तो वो खुद ब खुद सबसे प्रभावशाली बन जाता है। हम ये भी सीखते हैं कि अच्छा श्रोता होना केवल चुप रहने का नाम नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की बातों में रुचि लेना, उसके शब्दों के पीछे की भावना को पकड़ना और उस भावना का आदर करना। जब कोई अपनी समस्या कहता है तो वो केवल समाधान नहीं चाहता, वो चाहता है कि कोई उसकी बात को समझे, महसूस करे और उसे जज किए बिना सुने। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां लोग हमारे सामने अपनी सच्चाई कहने में संकोच न करें। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि ध्यान से सुनना एक अभ्यास है और इसे रोज अभ्यास में लाया जा सकता है। हम अपने रोजमर्रा के संवादों में थोड़ा रुककर, थोड़ा कम बोलकर और थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर इस कला को विकसित कर सकते हैं। जब हम सामने वाले की आंखों में देखकर, बीच में टोके बिना, पूरी उपस्थिति से सुनते हैं, तब हमारा संवाद शब्दों के पार जाकर एक गहरे स्तर पर पहुंचता है। यह अध्याय हमें अहंकार को भी पहचानने की सलाह देता है, क्योंकि बहुत बार हम सुनने के बजाय अपने अनुभव गिनाने लगते हैं। कोई अपनी तकलीफ बताता है और हम तुरंत कह बैठते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था, जबकि उस क्षण में सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है, तुलना नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं कि संवाद में सच्ची शक्ति तब आती है जब हम अपने मैं को थोड़ी देर के लिए किराने रख देते हैं और पूरी तरह से सामने वाले की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे दिन की ये सीख कि सुनना संवाद सोचने, समझने और जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये केवल एक कौशल नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो रिश्तों को गहराई देता है और इंसानों के बीच भरोसे की नींव रखता है। जब हम सुनते हैं, हम सिर्फ कान नहीं खोलते, हम दिल खोलते हैं। नंबर 3, तीसरे दिन हम उस शक्ति से रूबरू होते हैं जो हमारे शब्दों में होती है। शायद आपने कभी महसूस नहीं किया हो, लेकिन जो शब्द आप बोलते हैं वे केवल हवा में उड़ते नहीं, वे सामने वाले के दिल और दिमाग पर छाप छोड़ते हैं। हर शब्द, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, या तो जोड़ता है या तोड़ता है। इसलिए आज हम अपने शब्दों की गुणवत्ता को परखते हैं। क्या हम बोलने से पहले सोचते हैं? क्या हम अपने शब्दों के असर को समझते हैं? या क्या हम बस आदत में बोलते चले जाते हैं, बिना सोचे, बिना तौले? लेखक हमें ये सिखाते हैं कि शब्द केवल सूचना देने के उपकरण नहीं हैं, वे भावना का माध्यम हैं, वे ऊर्जा के वाहक हैं। जब आप किसी को तुम हमेशा ऐसा करते हो कह देते हैं, तो वे शब्द सामने वाले को दोषी महसूस कराते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बार बार हो रहा है, तो आपका संवाद एक भावनात्मक समझ का रूप लेता है। हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि शब्दों की टोन, उनका चयन और उनका वक्त, तीनों मिलकर हमारे संवाद की दिशा तय करते हैं। इस अध्याय में हम यह भी समझते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल केवल सच कहने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को सम्मानपूर्वक कहने के लिए होना चाहिए। सच्चाई अगर तीखे शब्दों में कही जाए तो वो तर्क बन जाती है, लेकिन अगर वही सच्चाई करुणा से कही जाए तो वह समझ बन जाती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि जब हम बोलें तो हमारे शब्द दूसरों को ऊपर उठाएं, न कि गिराएं। आलोचना भी तब कारगर होती है जब उसमें आदर छुपा हो,
हम ये जानना शुरू करते हैं कि कई बार हम अनजाने में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो रिश्तों में दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे तुम कभी नहीं, तुम हमेशा, तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी। ये वाक्य सुनने में भले साधारण लगें, लेकिन इनके पीछे छिपी भावना दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। इसके बजाय हम विकल्पों का अभ्यास करना शुरू करते हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता अगर तुम ऐसा करते, या क्या हम अगली बार कुछ और कोशिश कर सकते हैं। ये शब्द न केवल भावनाओं को बचाते हैं, बल्कि रिश्तों को मजबूत भी करते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश ये है कि हमें शब्दों के साथ जिम्मेदारी लेनी है। जब कोई शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वो किसी के मन तक जाता है और वहां असर छोड़ता है। हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला किस मानसिक स्थिति में है, इसलिए जब हम बोलें तो सोच समझ कर बोलें। हमारी बात किसी को हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है। ये चुनाव हमारे हाथ में है। एक और बात जो इस अध्याय में उभर कर आती है, वो है आत्म जागरूकता। हमें अपनी भाषा की जांच करनी है। क्या हम शिकायत ज्यादा करते हैं? क्या हम नकारात्मकता को बार बार दोहराते हैं? क्या हमारे शब्द दूसरों को दोष देने वाले हैं या जिम्मेदारी लेने वाले? जब हम अपने शब्दों को टटोलना शुरू करते हैं, तब हमें अपने सोचने के तरीके का भी अंदाजा होने लगता है और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि शब्दों को महज बोलना ही नहीं, उन्हें महसूस करना चाहिए। जब हम जो बोल रहे हैं उसमें भावनात्मक सच्चाई हो, जब हमारे शब्द हमारी सोच और हमारे दिल से मेल खाते हों, तभी संवाद वास्तविक होता है। और यही वो स्तर है जहां शब्द केवल आवाज नहीं बल्कि प्रभाव बन जाते हैं। तीसरे दिन की यह सीख हमारे बोलने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। अब हम केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और फिर बोलते हैं। हम अपने शब्दों को सजगता से चुनते हैं, जैसे कोई कलाकार अपने रंगों को चुनता है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है, शब्दों में ताकत है, शब्दों से रिश्ता बनता है और शब्दों से ही इंसान की छवि बनती है। नंबर 4, चौथे दिन हम उस हिस्से की ओर ध्यान ले जाते हैं जो शब्दों से पहले बोलता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, जो कुछ आप कह रहे हैं उससे पहले आपका शरीर बोल चुका होता है। आपके हाव भाव, आपकी आंखों का संपर्क, आपकी मुद्रा, आपके हाथों की गति, ये सब मिलकर एक अनकही भाषा में आपकी बात को आकार देते हैं। और बहुत बार ये बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। इसलिए इस अध्याय में हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरा शरीर वही बोल रहा है जो मेरी शब्द कह रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और कह रहा हूं और मेरी आंखें कुछ और? लेखक हमें ये समझाते हैं कि संवाद में केवल बोलना ही नहीं बल्कि दिखना भी एक हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं भेज रहे होते, आप ऊर्जा भेज रहे होते हैं, और उस ऊर्जा को सामने वाला आपके बॉडी हावभाव से महसूस करता है। अगर आप नजरें नहीं मिला रहे, अगर आपकी बॉडी सिकुड़ी हुई है, अगर आपके हाथ बार बार जेब में जा रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी आत्मविश्वास से भरी बात करें, सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा शरीर सच बोल देता है और शब्दों से ज्यादा विश्वसनीय होता है। इस अध्याय में हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, वो प्रकट होता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, जब आपकी छाती खुली होती है, जब आपकी ठोड़ी थोड़ी ऊपर और आंखें सामने वाले की आंखों में टिकी होती हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह लगते हैं जो खुद को लेकर स्पष्ट है, संतुलित है और भरोसे के लायक है। और जब आपका शरीर उस भरोसे को बाहर दर्शाता है, तो आपकी बातों का असर अपने आप गहरा होने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हम कैसे अनजाने में ऐसी बॉडी लैंग्वेज अपना लेते हैं जो हमारे संवाद को कमजोर बनाती है। बार बार गर्दन झुकाना, कंधे सिकोड़ना, सामने वाले से दूरी बनाकर खड़ा होना या आंखें चुराना, ये सब इशारे बताते हैं कि या तो हम डरे हुए हैं या असहज हैं, या फिर हमें सामने वाले से जुड़ने में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा सा सजग होकर अपने शरीर की भाषा को ठीक करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर की भावना भी बदलने लगती है। ये एक तरह से अंदर बाहर दोनों ओर से बदलाव की प्रक्रिया है। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें केवल दूसरों पर ध्यान देने के लिए नहीं कहता, बल्कि खुद पर जागरूक होने का अभ्यास कराता है। यह हमें दर्पण की तरह देखना सिखाता है। हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, और ये सब कितना कुछ कह जाता है बिना एक शब्द बोले। और जब हम इस अनकही भाषा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हमारा संवाद एक नई ऊंचाई छूने लगता है।
इसका मतलब ये नहीं कि हमें बनावटी दिखना है या हर वक्त एक अभिनय करना है, बल्कि यह अध्याय सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर को सहजता, सजगता और सच्चाई से भर सकते हैं, ताकि जब हम कोई बात कहें तो वो केवल कानों से नहीं, दिल से सुनी जाए। क्योंकि जब आपकी बॉडी और आपकी आवाज दोनों मिलकर एक ही संदेश भेजती हैं, तो वो शब्द याद रह जाते हैं। चौथे दिन की ये यात्रा हमें ये एहसास कराती है कि संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है, ये एक संपूर्ण अनुभव है। आप जैसे दिखते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे अपनी उपस्थिति रखते हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि लोग आपकी बात को कितनी गंभीरता से लेंगे। अब हम समझ चुके हैं कि हर बार बोलने से पहले हमारा शरीर पहले ही बोल चुका होता है, और जब हम इस भाषा को अपनाना शुरू करते हैं, आत्मविश्वास, अपनापन और स्पष्टता की भाषा, तो हमारे संवाद में वो ताकत आने लगती है जिसकी हमें हमेशा तलाश थी। नंबर 5, जब हम बात करते हैं तो क्या हम सच में सुनते भी हैं या सिर्फ अगला जवाब सोचते रहते हैं? 5वें दिन की शुरुआत होती है इसी आत्मचिंतन से, और यह अध्याय हमें ले जाता है संवाद के उस पहलू की ओर जो अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है, सुनना। लेकिन यह सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, यह है सक्रिय श्रवण, यानी एक्टिव लिसनिंग। अधिकतर लोग सुनते हैं, लेकिन केवल इसलिए ताकि जवाब दे सकें। वो सामने वाले की बात के बीच ही मन में प्रतिक्रियाएं गढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चा संवाद तब होता है जब आप पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे मन और दिल से सामने वाले की बात को सुनते हैं, बिना टोके, बिना राय बनाए, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए। यही है एक्टिव लिसनिंग। ये सुनने की वो कला है जिसमें आप सामने वाले को महसूस करते हैं, उसकी ऊर्जा को पकड़ते हैं, उसकी बात के पीछे छुपे हुए जज्बातों को समझते हैं। लेखक हमें एक बहुत ही गहरा लेकिन आसान सा अभ्यास सिखाते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बस कुछ देर के लिए चुप रहें, बीच में मत बोलें, सर हिलाएं, आंखों से संपर्क बनाए रखें, लेकिन सामने वाले को अपनी बात कह लेने दें। और जब वो कह चुके हों तब अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन वो प्रतिक्रिया आपकी समझ पर आधारित होनी चाहिए, प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी पर नहीं। जब आप इस तरह सुनते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी बातों का वजन है, उसकी भावनाओं की कद्र है। और जब कोई ऐसा महसूस करता है तो वो आपसे खुलकर बात करता है, भरोसा करता है, और आप दोनों के बीच संवाद का स्तर बहुत ऊपर उठ जाता है। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि सुनना एक गहरा मानसिक अभ्यास है। इसमें धैर्य चाहिए, ध्यान चाहिए, और सबसे जरूरी, ईगो को साइड में रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार हम खुद को इतना जरूरी समझते हैं कि हमें लगता है हमारी बात सबसे अहम है। लेकिन जब हम सच में सुनते हैं तो हम सामने वाले को वो जगह देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, और यही जगह रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग केवल दूसरों की मदद नहीं करती, ये हमें खुद को भी जानने का मौका देती है। क्योंकि जब हम शांत रहते हैं, जब हम धैर्य से सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक गहराई पैदा होती है। हम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, और यही सोच हमारे संवाद को ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। हमारे समाज में बहुत से लोग सुने जाने के लिए तरसते हैं। उन्हें कोई चाहिए जो बिना टोके, बिना जज किए बस सुन ले। और अगर आप वो व्यक्ति बन जाते हैं, एक अच्छा श्रोता, तो ना सिर्फ आप एक बेहतर संवादकर्ता बनते हैं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान भी बन जाते हैं। लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ समझे जाने का एहसास होता है। 5वां दिन हमें यह सिखाता है कि बातचीत का असली जादू बोलने में नहीं, सुनने में छुपा होता है। जब आप सामने वाले को सच में सुनना शुरू करते हैं, बिना एजेंडा, बिना जल्दबाजी, बिना कोई लेक्चर दिए, तो आप संवाद के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां शब्दों से ज्यादा मौन काम करता है, और यही मौन समझदारी का पहला संकेत बन जाता है। नंबर 6, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी बातचीत में सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का होता है? आपके शब्दों का, आपकी आवाज का, या आपकी भावनाओं का? 6वें दिन का संदेश यही सवाल उठाता है और फिर जवाब भी देता है। भावनाएं ही हैं जो आपकी बात को जिंदा बनाती हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। हम तर्क से सोचते हैं पर भावनाओं से जुड़ते हैं, और यही बात संवाद पर भी लागू होती है। आप चाहे कितने भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, चाहे कितना भी बढ़िया लहजा अपनाएं,
लेकिन अगर आपकी बात में भावना नहीं है तो वो कभी भी सामने वाले के दिल तक नहीं पहुंचेगी। शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन भावना वो सीधी आत्मा को छू जाती है। लेखक हमें इस अध्याय में ये सिखाते हैं कि प्रभावशाली संवाद की असली ताकत हमारी भावनाओं की ईमानदारी में छुपी होती है। जब आप अपने अंदर की सच्चाई से बात करते हैं, जब आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, तभी आपकी आवाज में वो शक्ति आती है जो लोगों को रोक देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यहां एक चुनौती भी है। भावनाओं को व्यक्त करना आसान नहीं होता। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बहुत ज्यादा भावना दिखाना कमजोरी है, भावुक होना बचकानापन है। लेकिन सच्चाई ये है कि भावनाएं दबाने से नहीं, उन्हें समझकर जाहिर करने से शक्ति मिलती है। जब आप क्रोध, दुख, उत्साह या डर को समझकर शांतिपूर्वक व्यक्त करते हैं, तो आपकी बात में न केवल सच्चाई होती है, बल्कि एक अलग तरह का आकर्षण भी होता है। छठा दिन आपको यह भी समझाता है कि संवाद में भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए आत्म-जागरूकता बेहद जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर उसे ऐसे ढंग से बोलना होगा कि सामने वाला आपकी भावना को समझ पाए, न कि उसे अपने खिलाफ समझे। लेखक एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। किसी से बात करने से पहले या बीच में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? और जब जवाब आए, चाहे वो घबराहट हो, डर हो या उत्साह हो, उसे स्वाभाविक रूप से जाहिर करिए। यह आपकी बातचीत को और भी मानवीय बना देगा। याद रखिए, जब आप अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार होते हैं, तो आप नकलीपन की उस दीवार को गिरा देते हैं जो अक्सर लोगों के बीच खड़ी होती है, और तब सामने वाला भी अपनी सच्चाई दिखाने लगता है। यही वो पल होता है जब असली संवाद शुरू होता है, दिल से दिल का जुड़ाव। इस अध्याय की गहराई यही है। प्रभावशाली संवाद में तर्क जरूरी है, लेकिन भावना अनिवार्य है। अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं, अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का असर रहे, तो केवल सही बोलना काफी नहीं है, आपको महसूस करके बोलना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। नंबर 7, सातवां दिन हमें एक बेहद बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली कला से मिलवाता है, ध्यान देना, प्रेजेंट रहना। आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां हमारा ध्यान हर पल बिखरा रहता है, मोबाइल की स्क्रीन पर, ईमेल की आवाज पर या आने वाले किसी अनजान फिक्र पर, वहां एक इंसान का पूरे होश और दिल से मौजूद रहना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। लेखक यहां हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग किसी से बात करते समय पूरी तरह वहां होते ही नहीं। शरीर सामने होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन सोच किसी और दिशा में चल रही होती है, और यहीं से संवाद की असली समस्या शुरू होती है। सामने वाला हमारी उपस्थिति की कमी को महसूस कर लेता है और बिना शब्दों के ही एक दीवार बन जाती है। इस अध्याय में सिखाया गया है कि प्रभावशाली संवाद की असली शुरुआत वहीं होती है जब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए पूरा उपस्थित रहते हैं, ना सिर्फ अपने कानों से, बल्कि अपने मन, शरीर और दिल से। ये वो पल होते हैं जब आपकी आंखें सामने वाले की आंखों से जुड़ती हैं, जब आपकी सांसें एक शांत लय में चलती हैं, और जब आप अपने अंदर की आवाज को शांत करके बस सुनते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि ये उपस्थिति कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हम इसे अपने रोजमर्रा की बातचीत में शामिल कर सकते हैं। जब अगली बार कोई आपसे बात करे, तो कुछ पल के लिए अपने मन को टोकिए, अपने मोबाइल को एक तरफ रखिए, अपनी चिंता को थोड़ी देर के लिए रोकिए और बस उस इंसान की बातों में पूरी तरह उतर जाइए। ये छोटी सी बात सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि मैं मायने रखता हूं। जब आप पूरी उपस्थिति से सुनते हैं, तब आपको शब्दों के पीछे की भावनाएं सुनाई देती हैं। एक थके हुए चेहरे की मुस्कान में छुपा दर्द, एक हंसी के पीछे की उदासी, एक शांत आवाज में छुपा हुआ डर। ये सब आप तभी समझ सकते हैं जब आप वास्तव में वहां हों, उस पल में। यही उपस्थिति एक गहरी समझ और करुणा को जन्म देती है, और यहीं से सच्चे संवाद का बीज अंकुरित होता है। इस अध्याय की खूबसूरती इस बात में है कि यह हमें सिखाता है कि संवाद कोई तकनीकी कला नहीं है, ये एक मानव अनुभव है, और इस अनुभव को सार्थक बनाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उसी पल में लौट आना है जिसमें आप हैं।
लेखक कहते हैं कि ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस न सिर्फ संवाद को गहरा बनाता है बल्कि रिश्तों में भी जादू भर देता है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने हो, चाहे वो आपका साथी हो, दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई अनजान, बस ठहर जाइए, अपनी सारी चेतना उसी क्षण में ले आइए, पूरी तरह उपस्थित रहिए और देखिए कैसे एक साधारण सी बातचीत एक असाधारण जुड़ाव में बदल जाती है। यही है सातवें दिन की सच्ची ताकत। प्रेजेंट होना ही सबसे बड़ा उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी गौर किया है कि बातचीत में सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा क्या है? जवाब है खामोशी। हम अक्सर सोचते हैं कि संवाद का मतलब है बोलना, कहना, समझाना, लेकिन इस 8वें दिन लेखक हमें एक नई दिशा दिखाते हैं, वो खामोशी की ताकत जो अक्सर शोर में दब जाती है। बातचीत में मौन कोई कमी नहीं बल्कि एक गहरी समझदारी का संकेत होता है। जब दो इंसान बातचीत कर रहे होते हैं तो हर पल शब्दों से नहीं भरा होना चाहिए। बीच बीच में आने वाला मौन, वो रुकाव जो कुछ कहने और कुछ सुनने के बीच होता है, वही तो असली गहराई लाता है। लेखक बताते हैं कि जब हम बात करते समय हर एक सेकंड को भरने की कोशिश करते हैं, लगातार बोले चले जाते हैं, तो हम न केवल सामने वाले को थका देते हैं बल्कि खुद की बात को भी हल्का कर देते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं, एक पल लेते हैं, मौन अपनाते हैं, तब हमारी बातें और अधिक असरदार बनती हैं। उस मौन में भावनाएं गूंजती हैं, सोच पनपती है और दिल जुड़ते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मौन डरने की चीज नहीं है, ये एक कला है। जब आप किसी की बात सुनकर बिना जवाब दिए कुछ सेकंड रुकते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि आप सचमुच सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यही वो मौन होता है जो रिश्तों में गहराई लाता है। हमारे जीवन में अक्सर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन अगर आप सच में प्रभावशाली संवाद करना चाहते हैं तो आपको मौन को अपनाना होगा, और वो भी सम्मान के साथ। कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब होता है कुछ भी ना कहना, बस समझना। लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं, मौन केवल दूसरों के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप बात करते वक्त खुद को एक पल के लिए चुप रहने देते हैं तो आप अपनी बात को दोबारा सोच सकते हैं, उसे और बेहतर ढंग से कह सकते हैं, और सामने वाला भी आपकी बात की गंभीरता को ज्यादा महसूस करता है। मौन का यह अभ्यास आपको एक शांत, स्थिर और परिपक्व व्यक्ति बनाता है। आप जल्दी में नहीं रहते, आप दिखाने या जताने की दौड़ में नहीं पड़ते, बल्कि आप ठहर कर गहराई से जुड़ते हैं, और यही संवाद की असली ताकत है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ बोलने पर जोर मत दीजिए, कुछ पल रुकिए, मौन को जगा दीजिए, अपने शब्दों को सांस लेने दीजिए और देखिए कैसे आपकी मौजूदगी और आपकी बातें दोनों ज्यादा असरदार बन जाती हैं। इस अध्याय का सार यही है कि हर शब्द की असली ताकत उसके बाद आने वाले मौन में होती है। नंबर 9, इस अध्याय में बात होती है उस चीज की जो किसी भी संवाद का असली आधार है, सहानुभूति यानी एम्पैथी। संवाद में शब्दों से भी ज्यादा जरूरी होता है वो भावना जो हमारे शब्दों के पीछे छिपी होती है, और वो भावना होती है दूसरों की भावनाओं को समझने, महसूस करने और उन्हें सम्मान देने की। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों के मन की सच्ची परतों को महसूस कर पाते हैं। सहानुभूति कोई भावुकता नहीं है, ये एक मजबूत, संवेदनशील और समझदार इंसान की पहचान है। ये वो कला है जो हमें सामने वाले के जूते में चलने की कोशिश करना सिखाती है, यानी उनकी स्थिति, उनकी सोच और उनकी भावनाओं को महसूस करना। जब आप किसी से बात करते हुए ये सोचते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता, तो वही क्षण आपको एक औपचारिक संवाद से गहरे मानवीय जुड़ाव की ओर ले जाता है। सहानुभूति संवाद को केवल शब्दों की अदला बदली नहीं रहने देती, वो उसे दिल से दिल का रिश्ता बना देती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम दूसरों की बात सुनते हुए उनके इशारों, चेहरे के भावों और आवाज की गहराई से उनकी भावनात्मक सच्चाई को पकड़ सकते हैं। जब कोई मुस्कुराकर कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें थकी और उदास होती हैं, तब एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति उस नकाब को पहचान लेता है और बिना जज किए, बिना दबाव डाले अपने अपनेपन से सामने वाले को सहज करता है। लेखक हमें बताते हैं कि सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात से सहमत हों, बल्कि इसका मतलब है आप सामने वाले की बात को उसका नजरिया समझकर सुने, महसूस करें और उसे ये एहसास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है। जब आप किसी को ये एहसास देते हैं कि मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, या मैं देख सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, तो वो व्यक्ति न केवल आपके प्रति खुलता है, बल्कि आप दोनों के बीच एक ऐसा भरोसा बनता है जो शब्दों से परे होता है। सहानुभूति एक शक्ति है जो संवाद को लड़ाई से सहयोग में, मतभेद से समझ में और दूरी से जुड़ाव में बदल देती है।
ये वो सेतु है जो दो दिलों को जोड़ता है, बिना किसी शोर या दिखावे के। इस अध्याय का मर्म यही है, सबसे प्रभावशाली संवाद वहीं शुरू होता है जहां आप सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनते हैं। और यही समझ ही तो एक इंसान को दूसरे इंसान के सबसे करीब ले जाती है। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी बातचीत में कितना ईमानदार हैं? नहीं, सिर्फ सच बोलने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस ईमानदारी की जो हमारी बातों के पीछे की नीयत, स्पष्टता और साफगोई से झलकती है। इस अध्याय में लेखक हमें संवाद की उस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली परत से मिलवाते हैं, जिसे हम कहते हैं वास्तविकता की ईमानदारी। हम में से कई लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने, टालने या असहज सवालों से बचने के लिए बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। कभी ना कहने से डरते हैं, कभी अपने सच्चे विचार छुपा लेते हैं ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा करके हम खुद से और उस व्यक्ति से कितना कुछ छुपा रहे होते हैं? लेखक कहते हैं कि प्रभावशाली संवाद की शुरुआत वहीं होती है जहां आपकी बातें नकलीपन से आजाद होती हैं, जहां आप न डरते हैं न दिखावा करते हैं। आप वही बोलते हैं जो आप सच में सोचते हैं, और उस सोच को बिना किसी आक्रोश या भ्रम के सम्मानजनक तरीके से प्रकट करते हैं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप ना को बिना अपराध बोध के कह सकते हैं, कैसे आप अपनी असहमति को इस तरह रख सकते हैं कि सामने वाला न केवल आपकी बात सुने बल्कि उसे स्वीकार भी करे, और सबसे अहम, कैसे आप अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को खुलकर और बिना झिझक के जाहिर कर सकते हैं। जब आप बातचीत में ईमानदार होते हैं तो आपकी बातों में एक अजीब सी गहराई और आत्मविश्वास आ जाता है। लोग आपकी उपस्थिति को ज्यादा संजीदगी से महसूस करते हैं। आप सिर्फ एक अच्छा वक्ता नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान बन जाते हैं। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि ईमानदारी का मतलब कठोर या बेरहम होना नहीं है। इसका मतलब है नरमी के साथ सच्चाई को सामने रखना, सच्चाई को ऐसा रूप देना कि वो सामने वाले को चोट ना दे, लेकिन भ्रम भी न रहने दे। और जब आप ऐसा करते हैं तो संवाद की दिशा ही बदल जाती है। रिश्तों में स्पष्टता आती है, गलतफहमियां कम होती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ भी ईमानदार रहने लगते हैं। क्योंकि अंत में, अगर आप अपनी बातचीत में सच नहीं बोल पा रहे, तो आप अपने जीवन में भी कहां तक सच्चे रह पाएंगे। इस अध्याय का सार यह है, सच्ची बातचीत वही है जो सच्चे इंसान से आती है, और सच्चा इंसान वही होता है जो बिना डर के, बिना दिखावे के अपने दिल की बात को सादगी और सम्मान के साथ कहता है। नंबर 11, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बातों को सुनें और हमारे जज्बातों को महसूस करें। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हम दूसरों को कितना ध्यान से सुनते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि संवाद की सबसे गैरमूल और सबसे अनदेखी ताकत होती है एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय रूप से सुनना। सुनना एक स्वाभाविक क्रिया लगती है ना? कोई बोले और आप सुन लें, लेकिन वास्तव में सुनना एक कला है, एक अभ्यास है, एक ऐसा गुण जिसमें आपकी पूरी उपस्थिति, धैर्य और विनम्रता शामिल होती है। जब कोई हमसे कुछ कहता है तो अक्सर हमारा ध्यान जवाब सोचने में होता है, जज करने में होता है, या फिर अगले वाक्य पर होता है। लेकिन सचमुच का सुनना वो तब होता है जब आप किसी की बात को पूरे दिल से, पूरे समय के साथ ग्रहण करते हैं, बिना किसी बाधा, बिना किसी पूर्वाग्रह के। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी को पूरी नीयत से सुनते हैं तो आप उन्हें सबसे बड़ा उपहार देते हैं, उनकी आवाज को महत्व देना। क्योंकि आज की तेज दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, वहां चुप रहकर सुनना एक दुर्लभ गुण बन गया है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सिर्फ कानों से नहीं, आंखों से भी सुनना। चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, रुकावटों में छिपे भाव और अनकहे शब्दों के पीछे की भावना को समझना। कभी कभी सामने वाला कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज की थरथराहट, उसकी आंखों की बेचैनी एक और कहानी सुना रही होती है। और ऐसे में जब आप बिना टोके, बिना सुझाव दिए, बस चुपचाप पूरी ईमानदारी से सामने वाले की बात सुनते हैं, तो एक चमत्कार होता है। सामने वाला खुलने लगता है, उसके भीतर जो दबा हुआ था वो बहने लगता है, और संवाद सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो आत्माओं के बीच होने लगता है। लेखक बताते हैं कि एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास आपको न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। क्योंकि जब आप किसी की बात को गहराई से सुनते हैं तो आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो मायने रखता है,
कि उसकी भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी आपकी। यह अध्याय हमें एक बहुत साधारण लेकिन गहन संदेश देता है। बोलने से पहले सुनना सीखिए, क्योंकि कई बार समाधान आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपकी चुप सुनवाई में छुपा होता है। और यही है एक सच्चे संवाद की असली शुरुआत, जब हम सामने वाले की आवाज को, उसकी मौन पुकार को अपने पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करते हैं। दोस्तों, तो ये थे चैप्टर 1 से 11 तक के छोटे छोटे अध्याय, मगर जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाले। हर अध्याय ने हमें कुछ नया सिखाया, कभी खुद से जुड़ने की कला, तो कभी दूसरों की भावनाओं को समझने की संवेदनशीलता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी अधूरी है। चैप्टर 12 से 21 अभी बाकी हैं। ये लाएंगे संवाद की गहराई, रिश्तों की ऊंचाई और आत्म अभिव्यक्ति की आजादी। तो जुड़े रहें, क्योंकि जल्द ही आ रहा है पार्ट 2, इस ऑडियोबुक सीरीज का अगला हिस्सा। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। क्या आप तैयार हैं संवाद की अगली सीढ़ी चढ़ने को? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी बातें सच्चे दिल से कहें और दूसरों की बातें खुले दिल से सुनें। धन्यवाद।